नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। यह हमारा सौभाग्य है कि हम गुलामी की जंजीरों से मुक्त हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम आजाद हिंद के बच्चे हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एनडीटीवी की टीम सतना जिले के क्राइस्ट ज्योति स्कूल पहुंची। आजादी के पर्व को लेकर छात्रों में खासा उत्साह दिखा। छात्रों में महापुरुषों और उनके योगदान को जानने की रुचि दिखी। छात्रों ने कहा कि देश का तिरंगा सदा ऊंचा रहेगा, हमें इस देश पर गर्व है। 15 अगस्त को पूरे देश में आज़ादी का महापर्व मनाया जाता है। देश इस वर्ष आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ मना रहा है। पूरे देश में उत्साह और उत्सव का माहौल है। लोग आज़ादी के अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। आज आज़ादी के संबंध में बात करने के लिए हम आए हैं सतना के बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल क्राइस्ट ज्योति हायर सेकेंडरी स्कूल में, जहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आज़ादी के क्या मायने हैं, आज़ादी के महत्व को, आज़ादी से जुड़ी हुई तमाम घटनाओं को वो आखिर किस रूप में देखते हैं। तो इन स्टूडेंट से पूछते हैं, जानते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? सूर्या चौधरी। सूर्या जी, आज़ादी में मैं सामान्य चीज़ें पूछना चाहूँगा, किन राष्ट्रपुरुषों का, किन लोगों का योगदान आप इसमें महत्वपूर्ण मानते हैं? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। और ये नाम 2 या 3 नहीं बल्कि अनेक हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं है। तमाम नेताओं ने बहुत सारे आंदोलन किए, बहुत सारी चीज़ें करी। इनमें से किसी पर्टिकुलर नेता के बारे में बता सकते हैं? बिल्कुल सर, महात्मा गांधी और बाकी जितने भी फ्रीडम फाइटर्स रह चुके हैं इंडिया में, उन्होंने काफ़ी संघर्ष करा है और उस संघर्ष के वजह से ही आज हम लोग ये इवेंट मना पा रहे हैं। ये आज़ादी उन्हीं कारणों से मिली है। क्या नाम बेटा आपका? तेजस्विनी श्रीवास्तव। तेजस्विनी, भारत की आज़ादी के बारे में सिंपल क्वेश्चन, कब मिली थी? हमारी आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। And this is the 77th Independence Day, and these 77 years have been passed by enjoying our independence. और ये जो हमारे 77 वर्ष गुजरे हैं हमारी आज़ादी के लिए, ये सिर्फ 77 वर्ष हमारे लिए कम नहीं है, बल्कि जितने भी हमारे दिन गुजर गए हैं, ये बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने सैक्रिफाइस किया, उन्हीं के कारण हम आज एंजॉय कर पा रहे हैं। सो दिस इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट, एंड व्हेन वी लिसन अबाउट दिस इंडिपेंडेंस डे, द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेजेस, beyond despite being different languages, they are just attaching the sentiments, emotions towards the country. So it's a very proud moment that हर देशवासी के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। क्या नाम है आपका? खुशी दुबे। खुशी जी, भारत की आज़ादी के संबंध में क्या बताना चाहिए कि किस मोमेंट के संबंध में देश की आज़ादी मिली, है ना, कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं? कोई 1 या 2 मूवमेंट नहीं थे, बहुत सारे मूवमेंट थे जिसको फिर जिसमें एंड में आके फिर हमें आज़ादी मिली। जैसे बहुत सारे सत्याग्रह मूवमेंट्स थे, मिलिटेंट थे, और फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये बेसिकली इनमें से ज़्यादातर महात्मा गांधी ने ऑर्गेनाइज़ किए थे, और फिर उसके बाद जाके हमें आज़ादी मिली। राष्ट्रपिता के रूप में इस देश में किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी को। उन्होंने काफ़ी सोशल इवल्स को अप्रूव किया, जैसे अनटचेबिलिटी हो गया, कास्टिसिज्म हो गया, और नेशनल असेंबली में भी उन्होंने बहुत बोला इन सोशल इवल्स के बारे में, जैसे कि कास्टिसिज्म। क्या शुभ नाम बेटा आपका? पार्वती। भारतीय राष्ट्रगीत की, राष्ट्रगान की रचना किन्होंने की, क्या है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने किए हैं जी। और ये वंदे मातरम है जो हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं, और ये नेशनल सॉन्ग है हमारी, और सुनते ही हमारे रोम उठ जाते हैं। तो इतना इम्पैक्टफुल है हमारे लिए। एक प्राउड फीलिंग आती है, प्राउड फीलिंग आती है। राष्ट्रगान की रचना किसने की? राष्ट्रगान की रचना श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की है, और ये जनगण मन है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो हर एक बच्चा, भले वो कितना ही छोटा हो कितना ही बड़ा हो, हर एक भारत नागरिक, भारतवासी इस गान को भली भांति जानता है। और ये गान हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि जैसे अभी ओलंपिक्स थे, हर जगह सब हर एक चीज़ के लिए शुरुआत किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रगान से होती है। तो हमें बहुत ज़्यादा प्राउड है हमारे राष्ट्रगान। राष्ट्रगान एक ऐसी चीज़ होती है जिसे सुनकर पूरा देश एक बार में खड़ा हो जाता है। हम पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी अगर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं तो राष्ट्रगान का सबसे पहला महत्व होता है। जब
इंडिया की बात आती है, इंडिया के रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, तो बिना राष्ट्रगान के इसकी शुरुआत नहीं हो सकती है। रोज़ राष्ट्रगान करते हैं आप, प्राउड फीलिंग आती है? बहुत प्राउड फीलिंग आती है। हम लोग जैसे सुबह असेंबली में गाना गाने जाते हैं तो हम खुद को बहुत ज़्यादा वो समझते हैं कि हमें लगता है कि अब दिस इज़ द मोमेंट दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेशनल एंथम। क्या नाम लिखते हैं? मैं एंड सारा थॉमस। राष्ट्रगान की रचना से आपने सुना है ना, अब राष्ट्रगीत के कितनी इन चीज़ों से कितना आप प्रेरित खुद को मानती हैं, और इनकी रचनाओं के बारे में इन लोगों से जो जुड़े लोग हैं, क्योंकि राष्ट्रगीत राष्ट्रगान तो हम सब जानते हैं, लेकिन इनकी रचनाओं के बारे में या जो इनसे जुड़े हुए साहित्यकार लोग थे जिन्होंने इसको फॉर्मेशन की, उनके बारे में कितना जानते हैं? जो इनके रचनायक थे, जैसे कि हमारा राष्ट्रगान राष्ट्रगान जन गण मन, जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित था, उन्होंने ये सोच से रचित किया था कि हम लोगों को एक ऐसी चीज़ मिलेगी जिससे हम एक महसूस करेंगे। उन्हें इंडिपेंडेंस हमें तब मिलेगी जब हम एक महसूस होके और एक साथ इस लड़ाई में साथ देंगे। तो इसलिए मैं तो कहती हूँ कि फ्रीडम फाइटर्स का जितना रोल था उतना ही रोल इन लोगों का भी है, क्योंकि इन्होंने ही हमारे अंदर वो एक फीलिंग डाली कि हमें इसकी ज़रूरत है और हम एक हैं। क्योंकि पेट्रियाटिज़म, अगर जब तक राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान की बात नहीं होगी तब तक पेट्रियाटिज़म को सही मायने में लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो अभिव्यक्ति का जो एक माध्यम था, कहीं ना कहीं राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान उसका अभिव्यक्ति का बड़ा माध्यम। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल हम ये भी देख सकते हैं कि हम भारत माता, ये हमने एक पर्सोनिफिकेशन दे दिया है किसी चीज़ को। इससे हम एक चीज़ ऐसी मिल जाती है हमें जिससे हम रिलेट कर पाते हैं। और उसी तरह से ये राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, और एक प्रमुख गीत मुझे याद आ रहा है, सारे जहां से अच्छा, जो मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित है। उन्होंने भी यही सोच के बनाया था कि हम एक हैं और हमें इस लड़ाई में एक साथ चलना है। तो कहीं ना कहीं इन रचनाओं का बहुत बड़ा महत्व है, कहीं ना कहीं हमें राष्ट्रगीत से जोड़ने के, राष्ट्रगान से जोड़ने का, और कहीं ना कहीं हमें आज़ादी के इस जो मूवमेंट था उस आज़ादी को याद करने में, उसके महत्व को जानने में कहीं ना कहीं इन रचनाओं का बहुत बड़ा महत्व है। अब बात करते हैं हम तिरंगे की। वो तिरंगा जो हमारे देश की आन बान और शान है, कहीं ना कहीं जब भारतवर्ष की बात आती है, जब हिंदुस्तान की बात आती है, जब वो तिरंगा फहराता है तो शान से हम हर भारतीय के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हर भारतीय सम्मान से खड़ा हो जाता है। उस तिरंगे के बारे में जानते हैं। क्या नाम है आपका बेटा? सर वैभवी मिश्रा। वैभवी, तिरंगे के बारे में मैं जानना चाहूँगा कुछ आपसे कि तिरंगे में 3 रंग होते, जैसा तिरंगा उसका नाम है, ट्राई कलर कहा ही जाता है, तो उनके कलर्स के क्या रिजेम्बलेंस हैं, क्या मतलब हैं, बता सकेंगी? सर हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में 3 रंग होते हैं, केसरी, सफ़ेद और हरा, जिसमें केसरी रंग वीरता, बलिदान एवं साहस का प्रतीक है, सफ़ेद रंग शांति, अमन एवं अहिंसा का प्रतीक है, और हरा रंग हमें समृद्धि और विकास को दर्शाता है। हमारे तिरंगे में एक अशोक चक्र भी स्थित है जो 24 घंटों को दर्शाता है। जी, तो जो तिरंगा है, अब तो इसके बारे में नए अमेंडमेंट्स भी आ गए हैं। पहले तिरंगे को लेके बहुत सारी पाबंदियां थी, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने और देश की सरकारों ने ये कर दिया है कि हर व्यक्ति को तिरंगा फहराना चाहती है। ये जो स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, इसमें अपने घरों में तिरंगा फहराएंगी? जी सर, राष्ट्रीय ध्वज हमारी नेशनल आइडेंटिटी का वन ऑफ द बिगेस्ट सिंबल हम कह सकते हैं। जब भी कोई तिरंगे को देखता है तो उसके मन में पेट्रियोटिज्म की भावना आना अनिवार्य है, मतलब आती ही है। और हमारे भारत सरकार के द्वारा एक इवेंट चलाया जा रहा है, हर घर तिरंगा। उसके तहत हर व्यक्ति को अपने घर पे तिरंगा लहराना चाहिए। कहीं ना कहीं सहभागिता दिखानी चाहिए, कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहिए कि हम भारतवासी हैं और हमें इस बात का गर्व है कि हम इस तिरंगे का सम्मान करते रहें, और इस देश की आज़ादी में जितने भी लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया, उनके योगदानों को याद करें, उनके बलिदानों को याद करें। और कहीं ना कहीं राष्ट्र में उस, जैसे हम दीपावली, होली, अन्य अपने त्यौहार मनाते हैं, उस प्रकार से ये जो आज़ादी का महोत्सव है, एक पर्व के रूप में, एक त्यौहार के रूप में पूरे देश में बहुत ही उत्साह से मनाया जाना चाहिए। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए, क्या शुभ नाम है आपका? शिवली गुप्ता। शिवली, पूछना चाहूँगा आपसे, बहुत सारी, जैसे अभी ट्राई कलर की अपन ने बात करी, बहुत सारे नेशनल सिंबल्स की बात करें अपन, जैसे राष्ट्रीय पक्षी होते हैं, राष्ट्रीय पशु हैं, पक्षी हैं ना, तो उनके बारे में जानकारी हैं आपको कुछ? जी सर, जी प्लीज़ बताएं, नेशनल सिंबल्स क्या क्या हैं? हमारे देश में ऐसे बहुत सारी चीज़ों को ऐसे उपाधियाँ दी गई हैं, जैसे कि राष्ट्रीय पक्षी हो गया, मोर जिसे हम कहते हैं, जो बहुत ही एक सुंदर है। वो हमेशा अपने, जब भी बारिश आती है, वो हमेशा अपने पंखों को खोल के नाचता है। वो बताता है कि आपको हर चीज़ में खुशी ढूंढनी चाहिए। राष्ट्रीय पशु हो गया, बाघ हो गया। राष्ट्रीय खेल हॉकी हो गया।
अभी मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि ओलंपिक्स चल रहा था, अभी राष्ट्रीय स्तर पे ओलंपिक्स में हमारे भारत देश को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं खिलाड़ी, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी इसमें जीता है। तो ये बहुत ही एक गर्व की बात है हमारे लिए। कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि लोग जो है भारतवर्ष का नाम रोशन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? वेद शर्मा। वेद, इस आज़ादी के आंदोलन में जैसे आपके और फेलो स्टूडेंट्स ने आपके बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बहुत अहम भूमिका थी, है ना, उन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। तो उनके कुछ आंदोलनों के बारे में उनकी किसी ऐसी एक्टिविटी स्पेसिफिक है जिसको आप एलोब्रेट कर सकते हैं, बता सकते हैं? जी बताएं। महात्मा गांधी यहाँ भारत आने के बाद 1915 में भारत आने के बाद उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह, एक संघर्ष के नए माध्यम को उन्होंने लोगों के बीच बताया, जिसमें शांति और सत्य पर आधारित है जो, और उसको उन्होंने सिद्ध करके भी दिखाया। 1917 चंपारण बिहार में, 1918 अहमदाबाद गुजरात में, और इस तरह उन्होंने उसे राष्ट्रीय स्तर पर ले जाते हुए आगे चल के 1921 में असहयोग आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर चालू किया, जिसमें उन्होंने हर जाति के व्यक्ति को जोड़ने की कोशिश की और पूरे भारत को एक करने का संकल्प लिया, जिसको उन्होंने 1921 में चालू किया और 1922 में ख़त्म किया, जिसका मूल लक्ष्य यह था कि जो हम सहयोग दिखा रहे हैं अंग्रेज़ों के प्रति, उस सहयोग को हटाकर हम अपने भारतीय प्रोडक्ट्स जो अपने खादी हो गया, कपड़ा यहाँ का, और खाद्य पदार्थों को आगे बढ़ावा दिया जाए। और उनका मेन मानना था कि अगर हम अपना सहयोग अंग्रेज़ों के प्रति, अंग्रेज़ों के सामान, उनकी सुविधाओं के प्रति हटा लेंगे तो वह अपने आप ही 1 से 2 वर्ष में अपनी यहाँ कंट्रोल खो जाएंगे। कुल मिलाकर जो आंदोलन, तमाम प्रकार के आंदोलन जो गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे थे, उनका मूल लबोलुआब यही था कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अंग्रेज़ों को हम प्रतीकात्मक कहीं ना कहीं अपना विरोध दर्ज कराएं, उन्हें इस बात का एहसास दिलाएं कि नहीं, जो उनकी दमनकारी नीतियां हैं, उन नीतियों से कहीं ना कहीं हम प्रभावित हो रहे हैं, और उनको कहीं ना कहीं विरोध करके उनका ये बताने का था कि वो इस बात को समझें कि भारत की आज़ादी में जो भारत के साथ दमनकारी नीतियां हैं अंग्रेज़ों की, उनको ये देश अब बर्दाश्त करने वाला नहीं है। हमारे साथ कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं। क्या नाम बेटा आपका? तनवीर शुक्ला। तनवीर जी, ये बताएं कि भारत की आज़ादी में जैसे महात्मा गांधी के आंदोलन के बारे में चर्चा कर रहे थे, ऐसे और किसी स्पेसिफिक आंदोलन के बारे में जो आप एलोब्रेट करना चाहें? जी ज़रूर। उन्होंने 12 मार्च सन 1930 में नमक तोड़ आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन को उन्होंने अपने 78 विश्वसनीय स्वयंसेवकों के साथ शुरू किया था। इस आंदोलन में उन्हें अपने समस्त साथियों के साथ साबरमती आश्रम से 240 मील दूर स्थित डांडी तक जाना था। डांडी पहुंचकर उन्होंने नमक रेन को तोड़कर नमक तोड़ आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन की सफलता के सुनने के बाद कई अन्य क्षेत्रों में भी नमक तोड़ आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसके कारण विदेशी कपड़ों व अनाजों का अनादर किया गया और लोगों के मन में देशभक्ति की भावना ऐसी जागी कि फिर कभी कम ना हो। कुछ आंदोलन लगातार ऐसे चलते रहे, तमाम ऐसी नीतियां थी अंग्रेज़ों की जिन्होंने भारतीयों को मजबूर कर दिया। जो भारतीयों की छवि थी पूरे विश्व में, कहीं ना कहीं विश्वव्यापी छवि में उन्होंने ऐसा बना दिया था कि एक निगेटिव इम्पैक्ट सा पूरे सोसाइटी में पड़ रहा था। ऐसी क्या नीतियां थी, क्या ऐसी चीज़ें थी जो अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों के प्रति जो परसेप्शन था उसको कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही थी? जैसे कि पहला कि जो ब्रिटिशर्स थे वो हमें इतना ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते थे कि वो जो हमारे हिंदू और मुस्लिम्स थे, वो उन्हें जो चीज़ वो होली मानते थे या फिर जो चीज़ वो बहुत ज़्यादा डर्टी मानते थे, वो अपने मुंह से निकाल कर किसी चीज़ में लगाने के लिए कह रहे थे। फिर दूसरा, वो हमारी भारत माता के रिसोर्सेज इतने ज़्यादा ले के जाके अपनी कंट्री में रख रहे थे कि अब हमारे पास कुछ रह ही नहीं जा रहा था और हमें भारत माता का कष्ट खुद दिख रहा था कि कितने कष्टदायी में हैं। और जैसे कि उन्होंने इतने सारे लॉज निकाले, जैसे कि राउलेट लॉ, उसमें उन्होंने किसी को भी सस्पिशंस के बेसिस पे वो उसे जेल के अंदर रख सकते थे और अगर चाहें तो मार भी सकते थे। और राउलेट एक्ट में हम ये भी कह सकते थे कि उसमें हमें कोई भी वेपन अलाउड नहीं था रखना। जैसे कि जो सिख्स होते हैं उन्हें कृपान अपने रखना उनके धर्म का हिस्सा होता है, वो तो वो उन्हें भी अलाउ नहीं कर रहे थे वो रखने के लिए।
तो इस तरह जो धार्मिक मान्यताएं थी उनको कहीं ना कहीं फॉलो करने से वो रोकना चाहते थे, और कहीं ना कहीं उनके मन में ये था कि जो भारतवर्ष के अंदर विभिन्न जाति धर्म संप्रदायों के लोग आपस में नेम प्रेम सद्भाव के साथ रहते हैं, कहीं ना कहीं वो सद्भाव प्रभावित हो, कहीं ना कहीं उनको हैरेस किया जा सके। उनका मूल उद्देश्य ये था कि हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हों, इतना एक हैरेसमेंट किया जाए कि लोग अपनी आज़ादी के बारे में सोच ना सकें। उनके हिसाब से आज़ादी वो थी कि अगर हम जी पा रहे हैं तो हमारे जीने का अधिकार ही हमारी आज़ादी है। हमारे साथ कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं। क्या नाम बेटा आपका? वरुण, आज़ादी से जुड़े तमाम आंदोलन हुए हैं, तमाम बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, कौन सी ऐसी घटना या कोई आंदोलन है जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे? मेरे हिसाब से मंगल पांडे, जो हमारे देश के सबसे प्रथम फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया। वो पहले भारतीय थे जिन्होंने अपने देश के लिए, अपनी देश की स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़े। इसके पहले सिराजुद्दौला ने भी ये कार्य किया, पर वो अपने राज्य के लिए करते थे। इसके साथ मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी यहाँ पर नाम लेना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे देश को एकत्र करने में और खंडित करने में बहुत बड़ा कार्य किया। सरदार पटेल की कुछ ऐसी, उनने बहुत सारे स्लोगन्स भी दिए थे। यस सर। क्या कुछ स्लोगन बता पाएंगे सर? जैसे सुभाष चंद्र बोस के बारे में, भगत सिंह के बारे में, ऐसे जैसे आपने मंगल पांडे का नाम लिया, तो ऐसे ये लोग थे, इन्होंने बहुत सारे क्रांतिकारी, दो अलग तरह के लोग स्वतंत्रता आंदोलन में दो अलग अलग प्रकार की विचारधारा के लोग थे। जैसे महात्मा गांधी सत्याग्रह आंदोलन और अहिंसा के पथ पर चलने की बात करते थे, वहीं मंगल पांडे, भगत सिंह, ये जो टीम थी ये एक क्रांतिकारी समूह था। जी, ऐसे में मैं ये कहना चाहूँगा कि स्वतंत्रता के लड़ाई में हमारे देश के दो विभाजित थे, एक थे नरम दल और एक थे गरम दल। नरम दल में जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, और गरम दल में भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक। दोनों की सोचने की इच्छा, उनकी विजन अलग था, पर दोनों एक ही कार्य करना चाहते थे, वो थे हमारे देश की स्वतंत्रता। क्या नाम है आपका? शिवांश तिवारी। शिवांश जी, आज़ादी के आंदोलन में तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, कौन सी घटना आपको जो अभी प्रेरित करती है, जो आपको अभी भी याद रहती है? सर, वह घटना चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड है। जी, हमें जैसे कि पता है इंटरनेशनल मार्केट में पहले इंडिगो एक तरह का प्लांट है जिससे ब्लू डाई निकलती है। उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी, ब्रिटिशर्स को चाहिए था प्रॉफिट, तो उन्होंने चंपारण फार्मर्स, जहाँ बिहार में फार्मर्स रहते हैं, उन्हें फोर्स किया कि वो इंडिगो उगाएं। पर हुआ ये कि जर्मनी ने इंट्रोड्यूस कर दिए एक आर्टिफिशियल ब्लू डाई, जिसके कारण इंडिगो की डिमांड बहुत ज़्यादा गिर गई और उनका ब्रिटिशर्स का काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया। तो अब उन्हें लॉस को फुलफ़िल करने के लिए उन्होंने पीसेंट्स को, हमारे इंडियन पीसेंट्स को फोर्स किया कि वो रेंट दे, काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लगाए ताकि लॉस फुलफ़िल हो सके। लेकिन हमारे गांधी जी की सत्याग्रह ने इससे लड़ाई करी और यह प्रेरणा दी उस समय में कि इंडिपेंडेंस ज़रूर आएगा। देश के इस आंदोलन में ये आज़ादी की जो लड़ाई थी, ये एक दिन और 2 दिन की बात नहीं थी। अंग्रेज़ों ने भारतवर्ष को लगभग 200 वर्षों तक जो है अपने शिकंजे में रखा और कहीं ना कहीं उनकी जो नीतियाँ थी, लगातार हमारे देश की बहुमूल्य धरोहरें, चाहे वो मूर्तियाँ हों, कोहिनूर हीरा हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो विदेशों में कहीं ना कहीं चली गई। और भी कुछ बच्चे हमारे साथ में हैं, उनसे जानते हैं। बेटा, आज़ादी के इस महत्व, ये जो आज़ादी का 78वां जो हम वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, आज़ादी को किस रूप में देखते हैं? जी, मैं इस अभी सभी की बातें मैंने सुनी और मैंने ये पाया कि किसी ने भी उन अमर शहीद जवानों को याद नहीं किया जो अभी भी निरंतर सीमा पर खड़े हमारी सुरक्षा लिए हुए हैं और हमारी सुरक्षा का जिम्मा लेकर वो अभी भी अपनी जान को हथेली पर रख के वहीं पे खड़े हैं। और हम स्वतंत्रता का दिवस ज़रूर यहाँ मना रहे हैं, लेकिन वो नहीं मना रहे हैं, वो अभी भी अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। उनको याद करके बस एक ही लाइन याद आती है, कोकिल कंठी लता मंगेशकर जी के एक गीत की कि ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। बहुत सही। कुल मिला के आप ये देखें कि
देश को आज़ाद हुए भले ही 200 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी हमारी सेनाओं के जवान, हम रोज़ पेपरों में पढ़ते हैं, चैनलों में देखते हैं कि कहीं 4 जवान शहीद हुए, 6 जवान शहीद हुए। बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, माएँ अपने बच्चों को खोती हैं। युवा लड़के जो 22-22, 24-24 साल के सेना में अलग अलग पदों में, वायुसेना, जल सेना, थल सेना में भाग लेते हैं और हमारे देश की सीमाओं को रक्षा करने में ना सिर्फ उन सीमाओं की रक्षा करते हैं बल्कि हमारे देश को, हमारे परिवारों को रक्षा करते हैं। हमारे साथ कुछ टीचर्स भी हैं, उनसे जानते हैं। सर, आज़ादी का ये उत्सव मनाया जा रहा है, आप लोग लगातार बच्चों को सीख देते हैं आज़ादी के संबंध में, तो क्या संदेश देंगे आप? मैं आज़ादी के इस अवसर पर अपने सभी छात्र छात्राओं को ये बताना चाहूँगा कि ये जो आज़ादी है, जिस आज़ादी के साथ हम यहाँ सभी बैठे हुए हैं, जिस आज़ादी के साथ हम अपनी अपनी सोच को सभी के सामने व्यक्त कर पा रहे हैं, ये आज़ादी इतनी आसान नहीं, इसे समझ पाना शायद इतना आसान नहीं। ना जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, ना जाने कितनी माँओं ने अपने बेटों को खो दिया, और आज हम केवल बातें कर सकते हैं, हम ना उनके दुखों को समझ सकते हैं, ना उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। तो मैं इन्हें यही संदेश देना चाहूँगा कि ये जो राष्ट्र है, ये जो देश है, ये जो हमारे वीर सैनिक हैं, इनके लिए सम्मान बनाए रखें, राष्ट्र की इज्जत करें, देश के लिए, उसकी उन्नति के लिए खूब मेहनत करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद जी। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ में, मैडम हैं, उनसे जानता हूं कि ये जो आज़ादी का उत्सव है जिसको हम मनाने जा रहे हैं, आप चूँकि शिक्षक ही है, राष्ट्र निर्माण के सबसे बड़े हिस्सा एक शिक्षक होते हैं, तो क्या संदेश देंगे मैडम? हम अपनी वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी को देश के जो बलिदान दिए, जो नेताओं ने, जो महापुरुषों ने, उसको सार्थक वो तभी होगा जब उसको सही, हम उसको लागू कर पाएंगे, सही पथ पे जाएंगे, जिसको हम अनुसरण करके देश समाज की हम उन्नति कर सकें। कुछ और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ में हैं। क्या नाम बेटा आपका? कृति मिश्रा। कृति, आज़ादी के इस आंदोलन के बारे में तमाम जो राष्ट्र पुरुष थे जिन्होंने आज़ादी में बड़ा योगदान दिया, किस घटना ने आपको प्रेरित किया या किसके बारे में आप बोलना चाहेंगे? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव और ऐसे कई सारे स्वतंत्रता सेनानी जिनके हम सिर्फ बलिदानों को याद कर सकते हैं, उनका हम कभी ऋण नहीं चुका सकते। अभी जैसे इन दीदी ने कहा कि हमारे जो सोल्जर्स हैं जो बॉर्डर पे रहते हैं, उनका भी हम कभी ऋण नहीं चुका सकते, हम सिर्फ बातें कर सकते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा दर्दनाक जो घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 में, जो जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने जो हमारे सिख भाई बहन प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांति आंदोलन कर रहे थे, क्योंकि ताकि उन्हें कृपाण रखी जाने दी जाए, क्योंकि वो उनके धर्म का एक हिस्सा था, धर्म का प्रतीक है, वो धर्म का प्रतीक था। तो उन पे उन्होंने फायर कर दिया। थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड इन दैट। सो इसने मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख दिया इस घटना ने, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि अंग्रेज़ों ने हमारे साथ कितना ज़्यादा निर्दयतापूर्ण व्यवहार किया। देश की आज़ादी के तमाम आंदोलन, नरसंहारों और तमाम प्रकार के उत्पीड़न को किस प्रकार से हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उन सैनिकों ने, हमारे उन नेताओं ने अलग अलग रूप से, किसी ने नरम रूप से, किसी ने गर्म दल के रूप में, लेकिन कहीं ना कहीं सबकी एक प्रभावी भूमिका रही भारत की इस आज़ादी में। आज आज़ादी के मायने को हम, चूँकि एक 15 अगस्त का दिन आता है, हम झंडा फहराते हैं, मिठाई बांटते हैं, चले जाते हैं, लेकिन क्या आज़ादी के इन मायनों को वास्तविकता में हम जीवन में आत्मसात करके उन महापुरुषों को, उन सैनिकों को और उनके परिवारों की तरफ अपनी कृतज्ञता जाहिर कर पाएंगे? तभी वास्तविकता में इस देश की आज़ादी के इस दिन को हम मनाने के सही रूप में हकदार होंगे। सतना के क्राइस्ट ज्योति स्कूल से ज्ञान शुक्ला, NDTV के लिए।